हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों हम लोग PT 365 जो विजन का कंपाइलेशन है उसी के जो मैगजीन्स है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हमने पॉलिटी को कवर कर लिया है। पॉलिटी की इसी चैनल पे आपको जो PT 365 2026 एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो पॉलिटी हमने उसमें कंप्लीट कर दी है और उसके बाद जो है आज की जो आपकी क्लास है वो क्लास आपकी जो सुर्खियों में रही जो प्रजातियां हैं उनके बारे में है और ये लास्ट क्लास है आज की। इससे पहले क्लास आपको दे दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी, जो कल्चर हमारी स्टार्ट हुई है उस कल्चर को हम लोग कवर करेंगे। 2 से 3 वीडियो वो भी कवर हो जाएगी। एक वीडियो उसमें मिल चुका है, आपको जाकर के वो भी कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगी आपको इसी सीरीज में, ठीक है। और जल्द ही हम टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट और इकोनॉमी इनको स्टार्ट कर जाएंगे जल्दी से ही, ठीक है। तो डे बाई डे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ये करंट अफेयर के लिए जो PT 365 के माध्यम से हम लोग क्लासेस ले रहे हैं जो करंट के लिए है। बाकी का जो पोर्शन है आपका, जो कि रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है, उस सीरीज में हमने पॉलिटी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। 1 से 2 क्लास उसमें बचा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा आजकल में ही। और पॉलिटी के बाद हम लोग इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों को साथ लेकर के चलेंगे जिससे आपकी मल्टी डायमेंशन में तैयारी होती रहे, रिवीजन भी आप करते रहें। बस अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है, आपसे एक ही गुजारिश है मेरी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज मोड पे जरूर रखिएगा, यानी रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अगर नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो प्लीज आपसे अनुरोध है इस चीज का कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। मेरा मानना यह है कि अगर सिलेक्शन की तरफ अगर आपको पूरे इस भीड़ से, इतने बड़े भीड़ तंत्र से अगर आपको कोई चीज अलग कर सकती है, उससे आपको अलग निकाल करके सिलेक्शन की तरफ खड़ा कर सकती है, तो वो सिर्फ एक ही चीज है, एक ही माध्यम है और वो है रिवीजन, ठीक है। इसके अलावा और कोई आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सुर्खियों में रही जो प्रजातियां हैं इस बारे में, ठीक है। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या चीजें इसमें कवर कर ली हैं और क्या क्या हमको कवर करना बाकी है। तो सबसे पहले हमने इसमें स्थलीय प्रजातियों के बारे में हमने कवर किया था, जिसमें ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब हम कवर कर चुके हैं। अब जैसे ही जाएंगे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, इसमें आप जाएंगे तो आपको ये सारी सूची के साथ चीजें मिल जाएंगी। आज की जो फोर्थ क्लास है और जो लास्ट क्लास है इसमें, ठीक है। उसके बाद भारत में प्रमुख जो बिल्ली प्रजाति है इसके बारे में भी हमने समझा है। ऊंट के बारे में हम लोगों ने जाना है, ठीक है। जिसमें एक कुबड़ वाले, दो कुबड़ वाले ऊंट के बारे में, ठीक है। पक्षी प्रजातियों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये भी क्लास आपको मिल चुकी है। उसके बाद हमने जो जलीय प्रजातियां हैं उसके बारे में क्लास की है, जैसे जो नदी डॉल्फिन वगैरह है उनके बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद जो सरीसृप हैं, कीट हैं, उभयचर हैं, इनके बारे में बात की है। भारत में मगरमच्छ से संबंधित जो भी टॉपिक रहे हैं वो सारे बात किए हमने, उन सब की क्लास आपको मिल चुकी है। अब आज की जो क्लास आपकी होने वाली है वो है पादप प्रजातियां और आक्रामक प्रजातियां, यही दोनों आपके टॉपिक बचे हुए हैं। तो आइए तेजी से बढ़ते हैं आगे और क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक एक करके इसमें टॉपिक समझेंगे, जो कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो स्रोत हिमालय बिल्ली लाल चंदन के बारे में। तो लाल चंदन से हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें आपकी आती चली जाएंगी। केला जो मूसा एडंडा मैनेंसिस है इसके बारे में जानेंगे। मुरीकुटी पाचा है इसके बारे में जानेंगे। और ब्लू पिंक गिल और शटल कॉक जो मशरूम है उसके बारे में जानेंगे, चर्चा में था, ठीक है।
आरोग्य पाछा के बारे में जानेंगे, सी बकथॉर्न के बारे में जानेंगे, ताड़ के पेड़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। और नोथोपेगिया के बारे में समझेंगे, अगरवुड के बारे में जानेंगे, भारतीय शीशम के बारे में भी जानेंगे, सहजन यानी कि जो मोरिंगा है उसके बारे में जानेंगे। आप लोगों ने सब्जियां खाई होगी इसकी, है ना। केंदू के पत्ते, इसके बारे में जानेंगे, काफी चर्चा में था उड़ीसा को लेकर के, ठीक है। ट्री फर्न, इसके बारे में जानेंगे, समुद्री सिवार के बारे में जानेंगे, और साइकेड पादप के बारे में जानेंगे, एंथुरियम पुष्प के बारे में समझेंगे, और एस्पर जिलस के बारे में जानेंगे, एस्परजिलस, ठीक है। और बोट्राइटिस कवक के बारे में जानेंगे, माइकोराइजल कवक के बारे में जानेंगे, और जो आक्रामक प्रजातियां हैं इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, जिसमें सेन्ना स्पेक्टाबिलस के बारे में और कोनोकार्पस के पेड़ के बारे में, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपसे एक अनुरोध है कि हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट कर सकते हैं, ठीक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन, जिसमें बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जो भी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी वो आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा पादप प्रजातियों को लेकर के, और पादप प्रजातियों में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग आज चर्चा में रहे हैं, जो चर्चा में रहा है कि लाल चंदन यानी कि रेड सैंडल्स के बारे में। आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी होगी, अब नहीं देखी है तो मत देखिएगा, बाद में देखिएगा, ठीक है, उतना समय नहीं है आपके पास। अगर देखी है आपने पुष्पा मूवी तो आपने देखा होगा कि इसी लाल चंदन को लेकर के उसमें सारी कहानियां हैं। अब इस लाल चंदन को इतनी वैल्यू क्यों मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो IUCN का जो स्टेटस है इसका, ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में आती है, तो इसलिए इसको काटना जो है बैन है। अब सरकार इसके लिए क्या कर रही है, सुरक्षा देती है, और वही चीज उसमें दिखाई गई है, ठीक है। अब साइट्स के जो परसिस्ट जो सेकंड में शामिल है ये, ठीक। अब संदर्भ समझे इसके बारे में, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि NBA ने पहुंच एवं लाभ साझाकरण तंत्र के अंतर्गत लाल चंदन के संरक्षण हेतु धनराशि स्वीकृत की है, इसलिए ये चर्चा में आ गया, ठीक है। चलिए, अब चर्चा में है तो प्राप्ति क्षेत्र इसके बारे में देखते हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, आंध्र प्रदेश की जो दक्षिणी पूर्वी घाट की जो देशज प्रजाति है ये, ठीक है। आप देखेंगे कि वहीं पे ये सब काटने वाटने वाली चीजें हैं, आंध्र मतलब वो जो उस मूवी में दिखाया गया है। अब 150 से 900 मीटर ऊंचाई पर शुष्क पर्वतीय वनों में उगता है ये, ठीक है। उपयोग देखें तो उच्च गुणवत्ता के फर्नीचर के निर्माण में, संगीत वाद्य यंत्रों के निर्माण में, आयुर्वेदिक औषधियों में, प्राकृतिक लाल रंग यानी कि जो डाई प्राप्त करने में इसका प्रयोग होता है, इसलिए ये काफी अधिक जो है वैल्यू है इसकी, काफी उच्च जो MRP पे बिकता है ये, तो इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। मुख्य खतरे देखें तो अवैध कटाई और तस्करी इसकी मुख्य जो है खतरे हैं, तो आपको उसी में दिखाया गया जो कटाई हो रही है अवैध तरीके से, तस्करी हो रही है उसकी, वही तो दिखाया गया उसमें, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा टॉपिक जो है केला मूसा इडंडा मैनेंसिस, ठीक है। तो इसका संदर्भ समझे तो जंगली केले की प्रजाति है ये, मूसा इडंडा मैनेंसिस में लगभग 4.2 मीटर का एक फल गुच्छा होता है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फलगुच्छ दर्ज किया गया है, और केले में दर्ज अब तक का सबसे लंबा ये फलगुच्छ है, ठीक है। फलगुच्छ एक अक्ष या तने पर व्यवस्थित फलों का एक समूह होता है या गुच्छा होता है, जो एक मुख्य डंठल से बना होता है, और अक्सर इसमें शाखाओं की एक जटिल व्यवस्था होती है, ठीक है। खोज की बात की जाए तो इसे पहली बार 2012 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है कृष्ण नाला आरक्षित वन के पास एक सुदूर उष्णकटिबंधीय जंगल में देखा गया था इसको, ठीक है। इसलिए ये इसकी जो खोज हो गई, अब इसलिए ये चर्चा में आ गया। मुख्य विशेषताएं समझे तो अनोखे हरे रंग के फूल लगते हैं, और
इसके फलों के गुच्छे का अक्ष जो है सामान्य केले की प्रजातियों की तुलना में 3 गुना बड़ा होता है। ठीक है, यह पौधा 11 मीटर तक ऊंचा होता है, जबकि सामान्य केले की प्रजातियां केवल 3 से 4 मीटर ही होती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कृष्ण नाला आरक्षित वन के पास एक जो है पाया गया है, इसको देखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में केले की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है, तो आप बता दीजिएगा कहाँ की गई है। लाभ देखिए इसके, तो यह पादप प्रजननों यानी प्लांट जो ब्रीडर है के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आनुवंशिक संसाधन है ये, जिसकी मदद से अधिक उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, लाभ है इसके ये। आगे बढ़ते हैं, अगला श्वेत हिमालय लिली, ये आपको दिख रही होगी श्वेत हिमालय लिली, और इसका जो आयुषियन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। ठीक है, अति संकटग्रस्त है ये। अब संदर्भ समझे तो उत्तराखंड वन विभाग की नवीनतम रिपोर्ट में श्वेत हिमालय लिली के संरक्षण पर जोर दिया गया है। यह हिमालय क्षेत्र की दुर्लभ और जो है सुगंधित देशज लिली प्रजाति है ये। ठीक है, यह अपने सफेद और गुलाबी रंग के फूलों के लिए जानी जाती है, जिन पर गहरे धब्बे धारियां होती हैं। ये आपको धारियां दिख रही होंगी ये सब। ठीक है, इसमें एल्कलाइड्स और फ्यूरोकोमारिन जैसे सक्रिय रासायनिक तत्व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग हेमाइटेमिस हेमाइटेमेसिस, ठीक है, हेमाटेमेसिस और ब्रोंकाइटिस, रूमेटिज्म जैसे विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, मुरीकुटी पाचा। मुरीकुटी पाचा का संदर्भ समझा जाए तो भारतीय शोधकर्ताओं ने मुरीकुटी पाचा में घाव भरने की क्षमता का पता लगाया है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें घाव भरने की क्षमता है, इसी को बोलते हैं मुरीकुटी पाचा। ठीक है, प्राप्ति क्षेत्र देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया की देशज प्रजाति है ये। भारत सहित अन्य उष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। मुख्य विशेषता देखें तो रेड आइवरी पौधा, जिसे संस्कृत में व्रणरोपणी कहा जाता है, इसमें प्राप्त एक्टिओसाइड अणु का उपयोग घाव उपचार हेतु पैड विकसित करने में किया जा गया है। ठीक है, एक्टिओसाइड एक प्राकृतिक और यौगिक है और अपने चिकित्सीय गुणों के लिए ये जाना जाता है। तो ये था आपका मुरीकुटी पाचा। अगला आरोग्य पाचा। ठीक है, मुरीकुटी पाचा होता, अब इसको आरोग्य पाचा। आरोग्य पाचा संदर्भ देखें तो केरल में आरोग्य पाचा के गुणों के बारे में जानकारी देने वाले वनवासी बुजुर्ग कुट्टी माथा जो माथन कानी है का निधन हो गया है। यानी इन्होंने जानकारी दी थी, कुट्टी माथन कानी, इनका निधन हो गया। इन्होंने आरोग्य पाचा के बारे में जानकारी दी थी। आरोग्य पाचा भारत का एक दुर्लभ और देशज औषधीय पौधा है ये। औषधीय गुण देखें इसमें तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है, तनावनाशी यानी एंटी स्ट्रेस होता है, रोगाणुरोधी यानी कि एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ट्यूमर रोधी, अल्सर रोधी, मधुमेह रोधी आदि गुणों से युक्त है ये। देखिए इतनी सारी इसमें क्वालिटीज हैं। ठीक है, औषधीय क्वालिटीज इसमें है, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आरोग्य पाचन। पश्चिमी घाट के आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट के अगस्त पहाड़ियों में रहने वाली कानी जनजाति द्वारा पारंपरिक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। आगे समझे तो आरोग्य पाचा से जीवन नामक औषधि विकसित की गई है। ये जीवनी जो नामक औषधि जो है इसी जो है प्लांट से विकसित की गई है। इस दवा से हुए वाणिज्यिक लाभ का 50% जो हिस्सा है वो कानी जो है जनजाति को दिया जाता है। तो इससे जो भी लाभ होता है वो इस जनजाति को 50% हिस्सा उनको दे दिया जाता है। आगे देखें, ब्लू पिंक गिल और शटल कॉक मशरूम। ठीक है, शटल कॉक मशरूम, ये शटल कॉक आपको दिख रही होगी, इसी टाइप का एक मशरूम है। ठीक है, चलिए तो संदर्भ देखें तो ये ब्लू पिंक मिल है और ये शटल कॉक के रूप में आप देख सकते हैं।
संदर्भ समझे, तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल और शटलकॉक मशरूम दर्ज किए गए हैं। ठीक है, ब्लू पिंक गिल और जो है शटलकॉक। ब्लू पिंक गिल मशरूम न्यूजीलैंड की मूल प्रजाति है। कहाँ की? न्यूजीलैंड की, याद रखेंगे इसको। इसका नीला रंग एजुलीन नामक वर्णन से आता है। ठीक है, किससे? एजुलीन, एजुलिन नामक वर्णक से आता है, जो कवकों में दुर्लभ लेकिन कुछ फूलों में, पौधों में सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें नीला जो है वर्णक क्या है? एजुलिन। इसे कदम्बा आरक्षित वन और कागजनगर वन मंडल के अन्य क्षेत्रों में देखा गया, जो मानसून जनजाति प्रचुर फंगल विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब शटलकॉक मशरूम के बारे में देखें तो कवाल टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया है इसकी उपस्थिति को। पहली बार पूर्वी घाट में इसकी पुष्टि की गई और पहले इसे पश्चिमी घाट और पश्चिमी भारत में ही दर्ज किया गया था। ठीक, इसकी जालीदार यानी क्रिस क्रॉस जो लेटिस है, जो पत्तियां हैं ये, ठीक है, तो इनकी जो संरचना है वो बीजाणुओं को हवा में प्रसारित करने में सहायक होती है। ठीक है, चलिए अगला है सी बकथॉर्न। ये आपको दिख रहा होगा। संदर्भ समझे तो लद्दाख में उगाए जाने वाले सी बकथॉर्न के बीज नासा के क्रू 11 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किए जा रहे प्रयोग का एक हिस्सा है ये। ठीक है, यह पर्णपाती झाड़ीदार वृक्ष है, अधिक ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में उगने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित है ये। महत्व समझे इसका तो उपयोगी प्रजाति है ये, मृदा में सुधार, वायु एवं रेत नियंत्रण, ठीक है, तथा मृदा जल संरक्षण में सहायक है ये। उच्च पोषण मूल्य यानी कि विटामिन और कैरोटिनॉइड और पॉलीफेनॉल्स आदि प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। औषधीय गुणों से युक्त है ये, एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर रोधी इसमें औषधीय गुण है। ठीक है, तो ये थी सी बकथॉर्न। अब बकथॉर्न के बारे आगे समझे तो अगला टॉपिक है हमारा ताड़ के पेड़। ठीक है, ये ताड़ के पेड़ आपको दिख रहे होंगे। संदर्भ समझे तो ताड़ जो है पल्माइरा पाम के पेड़ आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने में सहायक है ये। ठीक है, और शुद्ध मौसम में हाथियों के लिए आहार के स्रोत भी है ये, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। उत्पत्ति एवं स्थिति को समझे तो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका की मूल प्रजाति है ये, और तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष यानी कि स्टेट ट्री भी है ये। जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के बारे में समझे तो जैसे मृदा यानी बलुई, लाल, काली, जलोढ़ सहित विभिन्न मृदा का जो है प्रकारों में उगने की क्षमता है इसमें। शुष्क एवं बंजर भूमि में भी अनुकूल है ये। ठीक है, वर्षा के बारे में समझे तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है ये, जहाँ वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है वहां भी ये अच्छी तरीके से उग सकता है, सरवाइव कर सकता है। ऊंचाई देखें तो समुद्र तल से लेकर के 800 मीटर तक अच्छी तरह ये उग सकता है, यानी 800 मीटर तक की ऊंचाई तक ये भली भांति उग सकता है। ठीक है, उपयोग देखें इसका तो वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी, घर निर्माण में, चिकित्सा में, छाया प्रदान करने में, आहार के रूप में ये इसका उपयोग देखा जा सकता है। तो ये थे ताड़ के पेड़। अब है अगरबुल। ठीक है, ये काफी शानदार आपका चित्र दिख रहा होगा। अगरबुल को देखें तो WPA के जो शेड्यूल 4th में शामिल है और साइट्स के परसेट्स 2 में शामिल है ये। ठीक है, संदर्भ समझे तो हालिया अध्ययन के अनुसार अभी भी मुख्यतः जंगली और संकटापन्न अगरबुल पेड़ों का ही वैश्विक व्यापार हो रहा है, जिससे इनके संरक्षण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। सुगंधित लाल यानी रेजिन युक्त जो काष्ठीय वृक्ष है थाइमेलेसी जो थाइमेलेसी कुल के एक्विलरिया और गिरिनोप्स वंश के वृक्षों से प्राप्त होती है। ठीक है, यह राल तब बनता है जब वृक्ष में कहीं काटा जाता है और वृक्ष उस जगह फफूंद फंगस संक्रमण के परिणाम स्वरूप रक्षा तंत्र के रूप में राल का स्राव करते हैं। ठीक है, प्राप्ति क्षेत्र देखें तो भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह वृक्ष प्रजाति पाई जाती है। अगरतला शहर का नाम भी अगरबुल से ही व्युत्पन्न माना जाता है। ठीक है, आगे देखें तो भारत
भारत में उप प्रजातियां जैसे एक्विलरिया खासियाना, एक्विलरिया बेलांकेंसिस, आईयूसीएन के अनुसार क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। ये जो अन्य उप प्रजातियां हैं इसकी। भारत ने साइट्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यापार समीक्षा में एक्विलरिया मेलांकेंसिस को सूची में शामिल किए जाने से सफलतापूर्वक रोका है। इससे इस उप प्रजाति के व्यापार पर लगने वाले संभावित अतिरिक्त प्रबंध में राहत मिली है, ठीक है। उपयोग देखें तो इस निर्माण में पारंपरिक औषधि प्रणालियों जैसे चरक संहिता, आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेख, चीनी चिकित्सा पद्धति, यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, अगरबुड का। चलिए अगला टॉपिक है, अगली स्पीसीज है, अगली जो चर्चा में रही, नोथोपेगिया। नोथोपेगिया के बारे में देखें, इसका संदर्भ तो शोधकर्ताओं ने नोथोपेगिया के 24 से 23 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पत्तों की खोज की है, ठीक है। अब प्राप्ति क्षेत्र देखें तो केवल जो है भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ये प्राप्त है। उप प्रजातियां देखें इसकी तो कुल 10 से 11 ज्ञात उप प्रजातियां हैं। इनमें से 8 उप प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं, मुख्यतः पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। खोज के बारे में देखा जाए तो प्राप्त जीवाश्म पत्तियां नोथोपेगिया जीनस से संबंधित है, जो वर्तमान में केवल पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है, ठीक है। यह इस जीनस का अब तक का सबसे प्राचीन ज्ञात जीवाश्म अभिलेख है, ठीक। हिमालय के उत्थान, वर्षा पैटर्न में बदलाव के कारण यह जीनस पूर्वोत्तर भारत से विलुप्त हो गया था। स्थिर उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण यह पश्चिमी घाट में जीवित बचा रहा, ठीक है। तो ये था आपका नोथोपेगिया। अगला है भारतीय शीशम, इंडियन रोजवुड के बारे में समझें। संदर्भ देख लेते हैं इसका, तो एक अध्ययन के अनुसार दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इस वृक्ष प्रजाति का घनत्व सबसे कम है। कहाँ पे? तमिलनाडु। वनस्पति विशेषताएं, एकल तना वाला पर्णपाती वृक्ष है ये, घने हरे पत्ते से युक्त, गुम्बदाकार यानी डोम सेट्स छत्र, जो एक गुम्बद के नुमा एक जो है डोम सेट छत्र होता है इसका, ठीक है। आर्द्र क्षेत्रों में पत्तियां नहीं झड़ती हैं। धूसर रंग की छाल, पतली टेढ़ी जो है मेढ़ी, छोटी दरारों वाली जो सेरेदार लंबी पपड़ी के रूप में निकलती हुई, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा के रूप में देखें तो 750 से 5000 मिलीमीटर वर्षा में ये इसकी उत्पत्ति को देखा जा सकता है। मृदा देखें तो लैटेराइट, जलोढ़, काली कपासी मिट्टी इसमें उगने की क्षमता है इसमें। मूल प्रजाति के बारे में देखें तो भारत, इंडोनेशिया के मूल प्रजाति के रूप में देखा जा सकता है। विदेशी देखें एक्साटिक के बारे में तो केन्या, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम में इसके और भी जो है इसका विस्तार देखा जा सकता है। उपयोग देखें तो मधुमक्खी पालन में, गुणवत्ता की लकड़ी, टिम्बर हेतु, औषधीय प्रयोग इसके, दस्त, कृमि, कुष्ठ रोग के उपचार में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये थी भारतीय शीशम। अगला है केंदू के पत्ते। तो उड़ीसा के जो कालाहांडी में जनजातीय महिलाओं ने केंदू पत्ता परिवहन के लिए ग्राम सभा द्वारा जारी ट्रांजिट परमिट को वन विभाग द्वारा अस्वीकार किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया, इसलिए चर्चा में है। अब उड़ीसा का जो ग्रीन गोल्ड है कहलाने वाला केंदू का पत्ता, ये महत्वपूर्ण लघु वनोपज है, ठीक है। इसको ग्रीन गोल्ड के रूप में संबोधित किया जाता है। यह बांस और साल बीज की तरह राष्ट्रीयकृत उत्पाद है ये, ठीक है। ये आपको केंदू के पत्ते दिख रहे होंगे, अर्थात इसके संग्रहण, प्रसंस्करण और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होता है। उपयोग देखें तो बीड़ी बनाने में, तंबाकू के साथ मेल खाने वाली सुगंध के साथ जो कारण बीड़ी लपेटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बीड़ी के जो ऊपर का जो पत्ता होता है वो इसी केंदू के पत्ते से ही उसका कवर बनाया जाता है, ठीक है। प्रमुख उत्पादक राज्य देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो है इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। चलिए अगला है सहजन या मोरिंगा। इसके बारे में देखें तो विशेषज्ञों का कहना है कि मोरिंगा सहजन के पोषण की दृष्टि से और आर्थिक महत्व के बावजूद तमिलनाडु के किसान अभी तक इसकी व्यावसायिक क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए चर्चा। अब प्राप्ति क्षेत्र देखें तो भारतीय मूल प्रजाति वर्तमान में एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाया जाता है इसको। उपनाम देखें तो चमत्कारी वृक्ष है। इसके बहुपयोग, उच्च पोषण मूल्य और औषधि गुणों के कारण इसका जो है इसको चमत्कारी वृक्ष कहा जाता है।
आदर्श दशाएं देखें तो मृदा गहरी बलुई दोमट मिट्टी में आदर्श है इसकी दशाएं उगने के लिए। पीएच मान जो है 6.5 से 8 तक हो सकता है, और तापमान इसके लिए जो आवश्यक है वो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सहजन मोरिंगा। उसके बाद अगला है ट्री फर्न। ट्री फर्न के बारे में देखें तो उत्तराखंड वन विभाग की नवीनतम रिपोर्ट में ट्री फर्न सहित 2288 पादप प्रजातियों के संरक्षण को रेखांकित किया गया है। ये संवहनीय पौधे हैं जिनमें बीज, पुष्प, फल और कोई स्पष्ट जननांग नहीं होते। ठीक है, औषधीय गुण देखें तो एंटीऑक्सीडेंट, रोगाणुरोधी, एंटी माइक्रोबियल, जीवाणुरोधी, दमाजुरोधी यानी कि एंटी अस्थमेटिक गुण इसमें उपलब्ध है। प्राप्ति क्षेत्र देखें तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ट्री फर्न की कई प्रजातियों का समूह जो क्लस्टर पाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र। ट्री फर्न के बाद देखें अगला टॉपिक समुद्री शिवार। ये आपको समुद्री शिवार दिख रहा होगा, विजुअलाइज जरूर करते रहिएगा, देखते रहिएगा। आगे समझे तो भारत का जो सीवीड कृषि क्षेत्र है जो वर्तमान में लगभग 200 करोड़ मूल्य का है, अगले एक दशक में बढ़ करके 3277 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, अब समुद्र महासागर में होने वाला पोषक तत्वों से युक्त समुद्री पौधा है ये समुद्री शिवार। इसमें 54 सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व कैंसर, मधुमेह, गठिया, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी जो है बीमारियों से लड़ने में सहायक है। सीवीड से प्राप्त प्रमुख उत्पाद के बारे में देखें, इसको अंग्रेजी में सीवीड बोलते हैं, सीवीड। ठीक है, एल्जिनेट जो कि भूरे सीवीड से प्राप्त प्राकृतिक गाढ़ा करने वाला पदार्थ है और खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों और औषधियों में उपयोग इसको किया जाता है। अगर देखें तो लाल सीवीड से प्राप्त जेली जैसा पदार्थ मिठाइयों, जैम और प्रयोगशाला में संवर्धन कल्चर में उपयोग इसका होता है। कैरेजिनन के बारे में बात की जाए तो लाल सीवीड से प्राप्त जेलिंग तत्व है ये। इस पर डेयरी उत्पादों, प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखें तो साइकैड पादप। साइकैड पादप ये है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। संदर्भ समझे तो उड़ीसा मूल की साइकैड प्रजातियों में एक प्रबल न्यूरोटॉक्सिन यानी BMAA, ठीक है, इसका मतलब है बीटा एन माइथिलामिनो एल एलानाइन, ठीक है, पाए जाने की पुष्टि हुई है। मुख्य विशेषताएं देखें तो इनमें फूल या फल नहीं लगते बल्कि शंकु बनते हैं। ये देखिए शंकु बनते हैं। नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। इसे एकलिंगी श्रेयी कहा जाता है, एकलिंगी श्रेयी इसको कहा जाता है। इनके बीज विषाक्त होते हैं। ठीक है, मूल जड़ तंत्र विशेष रूप से अनुकूलित होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करने वाले जीवाणुओं को आश्रय देता है। इससे पौधे जो है पोषक तत्वों की कमी वाली बलुई मृदा में जीवित रह पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो जल संरक्षण के लिए अनुकूल है, जिसमें कि गर्म मौसम में दिन के समय पत्तियों के रंध्र बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा सके। ठीक है, अब अगला देखें तो एंथुरियम पुष्प। ये देखिए एंथुरियम पुष्प आपको दिख रहा होगा, कितना शानदार दिख रहा है। अपेडा ने मिजोरम से सिंगापुर के लिए एंथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात सुगम बनाया। मिजोरम में प्रतिवर्ष एंथुरियम महोत्सव आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष, जो पर्यटन को बढ़ावा और फूल की सुंदरता व सजावट की महत्ता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह एक आकर्षक और खिले हुए पौधे का विशाल समूह है और ये फूल कई रंगों में खिलते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अमेरिकी मूल की प्रजाति है। भारत में मिजोरम में इसकी खेती की जाती है। चलिए आगे है एस्परजिलस। ये देख रहे हैं आप। चलिए इसके बारे में देखें तो शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में ब्लैक एस्परजिलस की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है। मुख्य विशेषताएं, ये तंतुयुक्त कवक हैं,
ये मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइट, एंडोफाइट यानी पौधों के भीतर रहने वाले तथा अवसरवादी रोगजनक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है। साइट्रिक अम्ल उत्पादन में अत्यंत उपयोगी है ये। खाद्य किण्वन में भूमिका है इसकी। एंजाइम, कार्बनिक अम्ल आदि जैसे उत्पादन में इसकी भूमिका देखी जा सकती है। कृषि में सहायक है ये। फास्फेट स्थिरीकरण की क्षमता इसमें होती है। ठीक है। कुछ प्रजातियां घातक फंगल रोगजनक बन जा सकती हैं। ठीक है। कुछ में प्रबल कैंसर कारक यानी कार्सिनोजेनिक गुण भी पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, एज पर जिलस के बारे में। चलिए अगला है बोट्राइटिस कवक। इसके बारे में देखें तो शोधकर्ताओं ने पाया कि बोट्राइटिस कवक को क्लोन नहीं किया जा सकता। इसको क्लोनिंग इसकी नहीं की जा सकती क्योंकि इन कवकों में किसी भी एकल केंद्रक में गुणसूत्रों का पूरा सेट मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मुख्य विशेषता देखें तो एस्कोमाइसीट्स कवक, यह एक प्रकार का कवक है जो एस्की नामक लघु जो थैलियों के भीतर एस्कोस्पोर्स नामक लैंगिक जीवाणु जो बीजाणु पैदा करता है। ठीक है, यह अंगूरों को संक्रमित करता है जिससे अंगूर वाष्पीकरण के कारण पानी खो देते हैं और सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ, माइक्रोराइजल कवक। माइक्रोराइजल कवक के बारे में देखें। संदर्भ समझें तो SPUN यानी सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स ने माइक्रोराइजल कवक के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए बताया है कि इनके 90% से अधिक हॉटस्पॉट संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित है। ठीक है, अब आगे समझे तो मुख्य विशेषताओं के बारे में। ये ऐसे कवक हैं, फंगी है, जो पृथ्वी पर मौजूद 80% से अधिक पादप प्रजातियों के साथ सहजीवी रूप से रह सकते हैं, यानी जो सहजीवी रूप के उसमें रह सकते हैं। मृदा में मौजूद जीवित सूक्ष्मजीवी जैवभार यानी बायोमास का लगभग 30% इन्हीं का होता है। ठीक है, पौधों को मृदा से फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं और पौधों की जड़ों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर कार्बन पृथक्करण यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रजातियां। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े तो उसमें है आक्रामक प्रजातियां। इन आक्रामक प्रजातियों के बारे में देखें, सबसे पहले है सेन्ना स्पेक्टाबिलिस। संदर्भ समझे तो केरल सरकार ने वायनाड में सेन्ना स्पेक्टाबिलिस की समाप्ति के लिए भारत का पहला विज्ञान आधारित और समुदाय संचालित अभियान चलाया है। ठीक है, आक्रामक प्रजाति है ये। यह मूल रूप से अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पादप प्रजाति है। ठीक, घने बांझ जो है झुरमुट यानी कि स्टेराइड थिकेट्स बनता है इससे। ठीक है, देसी पौधों को जो है दबा देता है ये, जिससे उनका अस्तित्व प्रभावित होता है। मृदा की रासायनिक संरचना में परिवर्तन करता है। शाकाहारी जीवों को आहार से वंचित कर देता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 7 से 18 मीटर तक होती है। ठीक है, यह दिखने में केरल के राज्य पुष्प यानी कि कनिकोन्ना के समान लगता है ये। ठीक है, लेकिन वैसा है नहीं, उसके समान लगता है। तो केरल का जो राज्य पुष्प कौन सा है? कनिकोन्ना। ठीक है, अगला है कोनोकार्पस के पेड़। ठीक है, ये है कोनोकार्पस के पेड़। हाल ही में जो है सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल ने उच्च न्यायालय को कोनोकार्पस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इस पर पहले ही गुजरात और तमिलनाडु में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इनकी 2 उपप्रजातियां पाई जाती हैं। एक उपप्रजाति उष्णकटिबंधीय अमेरिका के तटीय क्षेत्रों तथा पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों की मूल प्रजाति है। दूसरी उपप्रजाति सोमालिया और यमन के शुष्क जो तटीय क्षेत्रों में तथा पूर्वी व उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है। सजावटी पौधा जो हरा शिखर ग्रीन कैनोपी प्रदान करता है। उष्णता, लवणता, वायु, धूल प्रदूषण को सहने की इसमें क्षमता है। कम रखरखाव की इसकी आवश्यकता है।
आक्रामक प्रजाति इसे ग्रीन डेजर्ट भी कहा जाता है। अत्यधिक भूजल दोहन करता है ये। स्थानीय जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये था आपका कॉर्नोकार्पस के पेड़। ठीक है, तो यहीं पे ये मैगजीन हमारी समाप्त होती है। तो क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। अब जो प्रजातियां थी उसकी क्लास भी आज आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो पॉलिटी और जो सुर्खियों में रही प्रजातियां, इन दोनों की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। कल परसों में आपकी जो है पूरी जो कल्चर वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि हम हिस्ट्री और जो हिस्ट्री नहीं सॉरी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बस पढ़ते रहिए, बाकी चीजें मैं कर रहा हूँ। देखिए मेहनत बहुत लगती है, लेकिन आप लोग के सामने मेरी मेहनत, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए मेरी मेहनत छोटा सा एक सहयोग है आपके लिए। ठीक है, तो बस आप मेहनत करते रहिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तभी आपका जो सपना है, आपके परिवार का सपना है। आप सोचिए कि आपके परिवार से जिन लोगों ने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं, ठीक है, तो जिस दिन वो साकार होगा सपना आपका, तो सबको खुशी होगी, और खुशी के साथ आपका जो क्लास है वो चेंज होगा। ठीक है, जीवन जीने की जो है शैली चेंज होगी। आप आप शिक्षित होंगे तो आप 10 लोगों को और शिक्षित करेंगे। तो ये सारी चीजें आप समाज को अच्छा बनाएंगे, समाज में कार्य करेंगे। ठीक है, तो बस लगन के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम चिंता करना छोड़ दीजिए, और डिप्रेशन जैसी चीजें आपके सामने बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय।